हेलो डियर स्टूडेंट्स, चलिए एक ज्वलंत मुद्दे पे बात करते हैं। और शायद पिछले कुछ समय से इतने सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज हैं, उनके प्रश्न हैं, उनके प्रश्नों का मैं उत्तर तो दे ही रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक साथ जो आपकी सोच है, जहाँ आप फंसे हुए हैं, उस पर बात कर लेता हूँ। तो आपके लिए बहुत मज़ेदार चीज़ है ये, ठीक है ना। आप देखिए कि इस समय क्या हाल है। तो पहले हम ये सोच लेते हैं कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या चल रही है, हैपनिंग्स क्या हो रही हैं। तो अब मुझे यही कहोगे सर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, हम तो रोज़ ही सोचते हैं कि आज फिर कुछ नया हो जाएगा। तो मैं बताता हूँ आपको कि हम क्यों परेशान हैं, और उसमें सिर्फ आप नहीं हैं, हम भी इन्वॉल्व हैं, हम सब इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। बल्कि हम तो ये सोचते हैं कि आप हमसे बहुत ज़्यादा साहसी हैं, आपकी जगह पर शायद हम होते ना तो आपसे जल्दी बिखरने की हमारी संभावना रहती। तो क्या क्या हो रहा है, तो मतलब क्या कहेगा बच्चा कि सर अप्रैल से शुरू हुए थे, ठीक है, अप्रैल मई में कुछ होना था, और अप्रैल से चलते चलते हम कहाँ तक पहुँच गए, सितंबर तक पहुँच गए, और सितंबर में भी क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब संभावनाओं का दौर है। आप ये माने कि आपके जो एग्जामिनेशन है जेई मेंस और नीट के और जेई एडवांस के, ये क्या सितंबर में कंफर्मली हो सकते हैं? तो मैं कहूँगा भाई नहीं, बिल्कुल अफसोस के साथ कहूँगा कुछ नहीं कह सकते। अरे यार, कोरोना को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता ना। तो जब हम पूरा जिसे कहते हैं कि विश्व इस महामारी के दौर से गुजर रहा है, तो फिर हम थोड़ा सा समझ लें कि अभी जो हाल हैं उनमें हमें कुछ ना कुछ चीज़ें देख के रखनी पड़ेंगी। तो मैं पहले बताता हूं कि भाई अभी जो सिनेरियो है ये लगातार बदल रहा है, समझ लीजिए, इसको बदल रहा है, नहीं रोक सकते आप और मैं। एक और चीज है आपके पास में कि जब आपका सिनेरियो बदलता है तो स्ट्रैटेजीज बदलती हैं, स्ट्रैटेजीज के साथ में ओपिनियंस भी बदलते हैं। तो मेरे ख्याल से 4-5 बार तो आप जिसे कहते हैं ना रिवीजन के दौर में आ चुके होंगे, क्योंकि पहले एग्जाम अप्रैल में होना था तो आप अपना कोर्स खत्म करके रिवीजन पे आए थे। फिर एग्जाम कब होना था आपका, जुलाई में होना था, तो फिर कोर्स खत्म करके रिवीजन पे आए थे, ठीक है। अब फिर कब होना है, सितंबर में होना है, तो आप वापस से आज की तारीख में रिवीजन तो नहीं कर सकते यार, क्योंकि रिवीजन के लिए तो आपके पास में इट इज़ 1 मंथ बिफोर, अभी तो पूरे के पूरे 2 महीने पड़े हैं आपके पास में। तो इस समय क्या किया जाए, ठीक है ना, किस तरीके से वर्कआउट किया जाए। तो पहली प्रॉब्लम जिस पर मैं बात करना चाहता हूं आप सब लोगों से, वो ये है कि स्टूडेंट्स इस समय मुझे फोन करके एक ही चीज पूछते हैं, सर मेरी टेस्ट परफॉर्मेंस खराब है। वो ये नहीं बताता दैट हाउ मेनी मार्क्स दैट फेलो इज गेटिंग। किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा हो, कोटा में पढ़ रहा हो, दिल्ली में पढ़ रहा हो, पटना में पढ़ रहा हो, कहीं पर भी देश के किसी भी हिस्से में पढ़ने वाला विद्यार्थी, क्योंकि लगभग संपूर्ण देश के विद्यार्थी मुझसे जुड़े हुए हैं, तो उनका एक ही प्रश्न है, मैं मेहनत कर रहा हूँ, फोकस भी मैंने कर रखा है, और ऐसा नहीं है कि मेरा ध्यान भी कहीं भटका हुआ है, लेकिन फिर भी आई एम नॉट एबल टू चेंज माई एफर्ट्स इनटू मार्क्स। समझ आ गया आपको? तो अब मुझे बच्चा ये कहता है सर मार्क्स नहीं आ रहे, और मार्क्स जब नहीं आते हैं तो होता है कि आप किन लोगों के बीच में रहते हैं, आप उन लोगों के बीच में रहते हैं जो लगभग पढ़ाई को नहीं समझते हैं, जो सामान्य जीवन जी रहे हैं, जिनका शैक्षणिक जीवन से लेना देना नहीं है। तो उनको ऐसा लगता है कि जिसके अंक कम है, हु इज गेटिंग लेस मार्क्स, दैट फेलो इज गोइंग आउट टू बी, वो या तो एफर्ट नहीं कर रहा है या वो काबिल ही नहीं है, उसमें काबिलियत नहीं है। तो पहला बड़ा स्टेटमेंट, आपके माइनर मेजर किसी भी तरह के टेस्ट के मार्क्स, किसी भी इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज के, ये कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते कि आपकी कैपेबिलिटीज क्या है। अच्छा, ये सुन के अच्छा लगा, बिल्कुल। अरे मैं ये चीज आपको इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपको अच्छा लगे, मैं वो चीज कि आपको मालूम है दैट दिस इज देव शर्मा हु इज टॉकिंग, मैं वही कहूंगा जो सत्य है, बिकॉज ओनली द ट्रुथ प्रिवेल्स। क्योंकि मुझे पता है कि आपके मार्क्स काबिलियत का पैमाना नहीं है, आप मार्क्स से मेजरमेंट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो आप पहले ये पता करिए कि मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और फिर ये डिसाइड कीजिए कि मार्क्स को बढ़ाने का तरीका क्या है। क्यों? क्योंकि कैपेबिलिटीज तो आप में है, ठीक है ना। अब आपका पाथ या तो रॉन्ग है,
ठीक है, तो उस पाथ को हमें सुधारना होगा। या फिर हमारी जिसे कह सकते हैं कि पाथ तो करेक्ट है, लेकिन पता लगा कि सेम आपका जो है एक रोड है एंड एक तरफ जाएंगे डायरेक्शन करके तो मुंबई आएगा और दूसरी तरफ जाएंगे तो पूना आएगा। अब आपको जाना तो किधर है, मुंबई, लेकिन आपकी डायरेक्शन पूना की है, तो आप सोच रहे थे दैट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स मुंबई बट यू आर हेडिंग टुवर्ड्स व्हाट, पूना, और आप अपनी मंजिल से लगातार क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, जो कि सड़क वही है उसी सड़क पर मंजिल है आपके, लेकिन आपने दिशा क्या कर रखी है, विपरीत कर रखी है। तो दिशा और दशा दोनों को सुधारने का कार्य करेंगे और बेहतरीन तरीके से करेंगे, ठीक है ना। तो आप पहले तो ये पता कर लीजिए इन सब चीज़ों को, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटीज, पता नहीं क्या होने वाला है, इन सब को भूल जाइए, ठीक है, इन सब को भूल जाइए और रुक जाइए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, मैं कहता हूँ आप यदि 5-7 दिन भी नहीं पढ़ेंगे ना यार, कुछ होने वाला नहीं है, कुछ भी होने वाला नहीं, फर्क ही नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। क्योंकि जिस दिन आप मन लगा के पढ़ना शुरू कर दिया आपने इन द करेक्ट डायरेक्शन, तो आपको लगेगा कि चैप्टर्स के चैप्टर्स 2-2, 3-3 घंटे में चैप्टर्स के चैप्टर्स निपटा दिए आपने, बड़े बड़े चैप्टर्स। क्यों? क्योंकि अब आपका जो डायरेक्शन है वो करेक्ट है। तो रुकिए, सबसे पहले रुकिए और अपने आप को इवैल्यूएट करिए, ठीक है ना। मैं इवैल्यूएट करके बताता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी को प्लान करना है, वो मेरी जिम्मेदारी है। और मैं ये पूरे लेक्चर्स की मेरे ख्याल से इस सीरीज में टोटल 3 लेक्चर्स ले पाऊंगा, ज़रूरत पड़ी तो 4th भी लेंगे। पर पहले ये देखिए कि मार्क्स का हल क्या है। तो जो लोग जेईई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो लोग ये ध्यान दीजिए कि उनके मार्क्स, पहले मैथ्स वाले बच्चों से बात कर लेता हूँ ना, पहले मैथ्स वाले बच्चों से बात। तो आपके पास टोटल कितने जो है इस समय क्वेश्चंस आने, 75 पर सब्जेक्ट, 25 आउट ऑफ दैट 5 विल बी न्यूमेरिकल टाइप एंड रिमेनिंग 20 विल बी ऑफ सिंगल ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, यही हाल है। तो 75 क्वेश्चन और 300 मार्क्स, 75 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स। तो आउट ऑफ 300 आपके मार्क्स इन माइनर और मेजर टेस्ट में क्या 40 से 60 की रेंज में है। यूजुअली तो इस समय जितने भी लोग दे रहे हैं वो मेजर टेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि खत्म ही हो गया, माइनर का तो काम ही खत्म हो गया, तो ऑलमोस्ट सब लोग मेजर ही टेस्ट दे रहे हैं। तो हो सकता है आपके मार्क्स इवन 40 से 60 के बीच में आ रहे हैं। एंड आपको जितने भी ना समझ से लोग हैं जो शिक्षा को नहीं समझते हैं, वो रोज कहेंगे इस पे ये भी नहीं मिलेगा, इस पे आपको ये भी नहीं मिलेगा, ना तो IIIT मिलेगा, ना GFTI मिलेगा, ना CFTI मिलेगा, NIT तो तू भूल ही जा। और उन सबके इन जितने भी जिसे आप ताने कह सकते हैं, उनको हम डर जाते हैं, सहम जाते हैं, अरे यार गोली मारी है उनको सबको। ठीक है, मेरे 40 to 60 हैं या 60 to 100 है, अबव 100 है या अबाउट 200 है, ये कैटेगरी में अपने आप को नोट कर लीजिए, ठीक है ना। कहाँ से कहाँ ले जाना ये मुझे पता है। अब मेडिकल वालों से बात करता हूँ, तो वहाँ आपके पास 180 क्वेश्चंस है और मार्क्स कितने, 720, ठीक है। वही one question that will be of what, 4 marks, 45 in physics, 45 in chemistry and 90 in biology। वहाँ यदि आपका रेंज, if your range of marks is between 300 and 400, yes, it is one category. Between 400 and 500 it is another category, and यदि 500 to 550 हैं और above 550 हैं, ये अलग एक स्लॉट हो जाता है, ठीक है। अभी जितने भी बच्चे हैं जिनसे मैं बात करना चाहता हूं, जिनके ऐसे तो ये सभी के लिए बेनिफिशियल है, लेकिन स्लॉट्स बदलेंगे, तो आई एम इंटरेस्टेड टू गो फॉर, अभी सबसे पहले इन सब से बात करते हैं, ये रेंज वाले लोगों से बात करते हैं, 300-400 की रेंज वालों से बात करते हैं, और फिर आप यहां समझ लेंगे तो उसे यहां भी रिफ्लेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली चीज, क्या आप अपने आप को नाकाबिल समझते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, पहले तो ये मान के चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस दौरान क्या होता है, इस रेंज में आप अपने ऊपर से विश्वास खो देते हैं। आई कैनॉट डू, ये आई कैनॉट जो है ना वो बहुत खतरनाक है। तो कन्वर्ट योर आई कैनॉट इनटू आई कैन। यस, आई कैन, मैं कर सकता हूं, बिकॉज मैं कुछ भी कर लूं, कोई दूसरा भी कुछ भी कर ले, जब तक आपके अंदर से आपकी स्वयं की ऊर्जा कार्य नहीं करेगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो ठोक के कहिए ना यार, मेरे मार्क्स कितने आते हैं, 60 आते हैं, 40 आते हैं, सीना तान के कहिए इतने ही आते हैं यार,
आप बताइए ना क्या कर सकते हैं। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? सो बी कॉन्फिडेंट। ठीक है, मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं? 300 400, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारी स्ट्रैटेजी आज से जो शुरू होती है वो शुरू होती है फिजिक्स से। और पहले ये डिसाइड कीजिए, जेई मेंस वाले सारे स्टूडेंट्स से बात कर रहा हूं कि आपको अभी करना क्या है। ठीक है ना, तो आप एक सिंपल स्ट्रैटेजी बनाएंगे। अभी मैं मैथ्स वाले स्टूडेंट से बात कर रहा हूं, ठीक है, और उसी स्ट्रैटेजी को हम मेडिकल पर भी अप्लाई करेंगे। तो पहले स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए ये देखिए कि सपोज यू डिसाइडेड दैट दिस इज फिजिक्स, दिस इज केमिस्ट्री एंड दिस इज गोइंग आउट टू बी एज मैथ्स। मैं कुछ कलर्स यूज करूंगा, आप उनको देखते हुए चलिएगा। ग्रीन और रेड लूंगा इस समय। तो फिजिक्स में आपके पास में 25 क्वेश्चंस हैं, केमिस्ट्री में भी आपके पास 25 क्वेश्चंस हैं, और मैथ्स में भी आपके पास में 25 क्वेश्चंस हैं। एग्रीड? बिल्कुल आसान। मुझे फिजिक्स में आई वॉन्ट टू डू ओनली 10 क्वेश्चंस। डोंट गेट सरप्राइज। प्रॉब्लम यह है कि आप 25 के 25 करना चाहते हैं यार, इसलिए फंस जाते हैं। डिसाइड कर लीजिए, मैं रेड कलर से लिख रहा हूं दैट यस आई ट्राई टू डू ओनली 10। मुझे 11वां क्वेश्चन भी नहीं करना है अभी। इज दैट क्लियर? आज 11 जुलाई है और मुझे 11वां क्वेश्चन भी नहीं करना है। सर मुझे कितने करने हैं? सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। केमिस्ट्री थोड़ा सा आसान होता है, तो मैं यहाँ 15 कर देता हूँ। और फिर से मैथ्स में आपके पास, मैथ्स का पेपर डिफिकल्ट आता है, आएगा ही सही। और उसके 2 रीजंस हैं कि जेई मेंस वाले लोग जो है ना मैथ्स को बहुत इनसिंसियरली पढ़ते हैं, वो लेवल से पढ़ते ही नहीं है। मतलब बेकार क्वेश्चन करते रहते हो तुम, बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूँ। बेकार क्वेश्चन करते रहते हो, बेवकूफ़ बनते रहते हो, लोगों के लिए ज़बरदस्ती तालियां बजाते रहते हो। इंप्रूव कीजिए यहाँ पे। बट फिर मैं आपको कह रहा हूं क्योंकि यहाँ लेवल अच्छा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ कितने 10 क्वेश्चन करेंगे। तो इट इज ओनली 10। आ गई आपको मेरी बात समझ में? हाउ मेनी? हाँ अरे यार खुश तो होने की बात है। अब अभी हाँ बिल्कुल सभी को लग रहा है, आपके चेहरे मुझे बता रहे हैं कि सर 10 तो मैं कर दूंगा। अरे यार मेरा टारगेट ही क्या है? मेरा टारगेट 25 नहीं है, मेरा टारगेट 20 भी नहीं है। समझ आ गया? मेरा टारगेट इट इज ओनली 10 क्वेश्चंस। Is that clear? 10 in physics, 10 in chemistry, 15 in chemistry and 10 in maths. Total number of questions बताइए कितने हुए? तो आप मुझे कहेंगे सर ये हो गया 10 and 10 20 and it will be 35. Out of 75 हमें सिर्फ और सिर्फ कितने करने हैं? तो मैंने आपको कहा that 35 क्वेश्चन करने हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है आपका? 4 मार्क्स का है। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 कीजिए इसको, इट इज 140 मार्क्स। मैं ये नहीं कह रहा कि इस दौरान आपको बेस्ट ऑफ द एनआईटी मिलेगा, बट यू विल गेट द एनआईटी। तो जेई एडवांस में तो हो ही गया आपका, जेई मेन से आप जेई एडवांस में तो आ ही गए। 140 मार्क्स यदि आप ले आए तो आप 2.5 लाख में तो आ ही रहे हैं। आप यदि एलिजिबल है तो आपको अब जेई एडवांस देने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। बट पहले ये डिसाइड कर लीजिए कि आपने टारगेट क्या लिया। सर आई वॉन्ट टू डू हाउ मेनी क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। आज जेई मेन स्पेसिफिक बात कर लेता हूं और इसी के प्रोपोर्शन में फिर हम नीट पे बदल लेंगे, ठीक है ना? उसी के प्रोपोर्शन में बदल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा कि जेई मेंस का वर्क कल्चर और नीट का वर्क कल्चर डेफिनेटली डिफरेंट है। तो मैं बाकायदा नीट वाले बच्चों से बहुत स्पेसिफिक बात करूंगा, आप चिंता नहीं करें। लेकिन स्ट्रैटेजी कॉमन है, कुछ बदल नहीं रहा है वहां पे किसी भी हालत में। न्यूटन्स लॉ फॉर मोशन यदि मैं बात करूं तो नीट के लिए और जेई मेंस के लिए डिफरेंट नहीं है। फिजिक्स डिफरेंट नहीं है, केमिस्ट्री डिफरेंट नहीं है, सेम है किसी भी। ली शेटले प्रिंसिपल नीट के लिए कुछ और नहीं है, जेई मेंस के लिए कुछ और नहीं है। तो स्ट्रैटेजी तो फिक्स्ड है कि पहले ये डिसाइड कीजिए दैट व्हाट मिनिमम आई कैन डू, नेवर ट्राई टू डिसाइड व्हाट मैक्सिमम यू कैन डू। समझ रहे ना आप? हमेशा जो कदम बढ़ाए जाते हैं ना वो सीधा दौड़ा नहीं जाता है। जितने भी प्लेयर से पहले वार्म अप करते हैं, तुम क्या करते हो कि वार्म अप तो करना नहीं है, सीधा मैदान में जाना है, देन यू कैन नॉट परफॉर्म। आप परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी हाल में। तो पहले वार्म अप कर लीजिए, फिर डिसाइड करेंगे कि हमारी मसल पावर है कितनी।
कितना आगे तक अब जा सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, तो मैंने आपको कहा कि अरे यार 10 क्वेश्चन, यस, देन ओनली 15 इन अ सब्जेक्ट लाइक केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री जैसा आसान सब्जेक्ट पे कितने क्वेश्चन? 25 में से सिर्फ 15, और फिर मैथ्स में 10 क्वेश्चन करके मुझे 140 मार्क्स पे आना है। इट इज 35 क्वेश्चन इंटू 4 1। होगा क्या, यहाँ मुझे बहुत अच्छा एनआईटी नहीं मिल रहा है, लेकिन अच्छा एनआईटी मिल रहा है। यू कैन गेट एनआईटी जालंधर, एनआईटी सूरत, यहाँ अच्छी ब्रांच मिल रही है आपको। और फिर ये तो अभी की स्ट्रेटेजी, ये तो बेयर मिनिमम है भाई, इसके ऊपर तो चलना ही चलना है ना। तो आपने पहले हासिल कर लिया कि ये तो मुझे मिल गया। इज दैट क्लियर? अरे भाई सीधा गोल्ड पे थोड़ी चलेंगे। ब्रॉन्ज मेडल मिल गया सर, अब ट्राई करूंगा सिल्वर के लिए, फिर ट्राई करूंगा किसके लिए? गोल्ड के लिए। उल्टा मत चलिए। लोग ये कहते हैं गोल्ड के लिए ट्राई करोगे ना तो ब्रॉन्ज मिलेगा। अरे ये गेम अलग है, ये गेम बिल्कुल अलग है। ये एकेडमिक्स है, ये स्टडी है, ठीक है ना। इसका काम करने का तरीका, इसका वर्क कल्चर डिफरेंट है। तो चलो, अब बच्चे ने ये कहा कि सर 1 बाय 1 डिस्कस कीजिएगा, मुझे फिजिक्स में कितने क्वेश्चंस करने हैं, जवाब दीजिए, चीख के आवाज आ जाए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं। और अब मैं डिसाइड करता हूं आपके सामने, और आप मेरे साथ साथ लेते हुए चलोगे कि सर 10 क्वेश्चन करूंगा कैसे, और 10 इंटू 4 40 मार्क्स लाऊंगा कैसे। समझ आ गया? और फिर आप कहोगे नहीं सर मैं 3 बोनस में कराऊंगा या 4 बोनस में कराऊंगा, और यार आपने 4 बोनस में कर दी ना तो कमाल हो जाएगा, फिर तो आप एनआईटी भोपाल में मिलोगे मुझे सीधा का सीधा। तो चलिए मैं आपको चैप्टर्स बताता हूँ। मैं सबसे पहले मैकेनिक्स को लेता हूँ, और मैकेनिक्स में मैं आपको कुछ चीज़ें कहता हूँ कि इन सब को गोली मारते रहिएगा। तो मैं यहाँ मैकेनिक्स लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आई एम राइटिंग हियर मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स में मैं यहां से 1 2 3 4 इस तरीके से चलते हुए बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो पहले जितनी भी चीजें आपको छोड़नी ना उनके लिए बात करें, जितनी भी चीजें छोड़ना चाहते हो। तो मैंने सबसे पहले आपके लिए एक चैप्टर लिखा है यहां पे, लेट इट इज रोटेशनल मोशन। इट इज रोटेशनल मोशन। इज दैट क्लियर? छोड़ जाइए आप। अब जहां भी आपको लगता है, जहां पे भी आपको लगता है कि सर हमारा जो मोशन है रोटेशनल मोशन में, कब रोलिंग होगा, कब स्लाइडिंग होगा, कब कंबाइंड रोलिंग एंड स्लाइडिंग होगा, कब टॉपल कर जाएंगे, कब टॉपल नहीं करेंगे, और यार सबको गोली मार दीजिए, नहीं करना है मुझे। रिलैक्स हो गए आप, जबरदस्त रिलैक्स हो गए। आ गई आपको मेरी बात समझ में? अब मैंने आपको दूसरा कहा कि रोटेशनल मोशन से पहले आपके पास में वेव्स के नाम से एंड एसएचएम के नाम से एक चैप्टर है। दिस इज एसएचएम एंड एसएचएम आ गया आपको, तो दिस इज वेव्स ऑल्सो। जितनी चीजें आपको डिफिकल्ट फील होती हैं एसएचएम में, वेव्स में, आपको कभी लगता है दैट यू आर नॉट एबल टू फाइंड द फेज डिफरेंस बिकॉज कॉम्पोजाइट फंक्शंस आर कमिंग आउट, साइन एंड कोसाइन दोनों एक साथ आ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए सबको। आपको लगता है कि किसी भी हाल में आप स्टैंडिंग वेव, स्टेशनरी वेव्स जिन्हें कहा जाता है, अप्रगामी तरंग जिन्हें हिंदी में कहते हैं, नहीं हो रहा है उसका क्वेश्चन, अरे पूरा अप्रगामी तरंग छोड़ दीजिए, मैं आपको कह रहा हूं लीव एंटायर स्टेशनरी वेव्स, जोड़ देके कह रहा हूं आपको, छोड़ दीजिए उसको। मैं तो अभी आपको यहां तक कहूंगा कि 2 नंबर पे आपका पूरा का पूरा लॉज ऑफ मोशन एलओएम लिख रहा हूं, और इसी के साथ लिख रहा हूं आपके सामने फ्रिक्शन। छोड़ दीजिए कंप्लीटली। मुझे अच्छी तरह से पता है, मुझे ये काम करते करते पूरे 28-30 साल हो गए। कुछ भी कर लो, यहां से मुश्किल से आपके 3 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ सकते, 4 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं आ सकते। मैक्सिमम हाउ मेनी क्वेश्चंस? 4 क्वेश्चंस। किस्मत खराब मानो 5 आ जाएंगे। अरे मुझे कौन से 25 करने यार, मुझे करने कितने? आई वॉन्ट टू डू 10 ओनली। इज दैट क्लियर? तो अब आपके पास इतना बड़ा बोझा उतर गया कि सर मैकेनिक्स में से तो आपने पता नहीं क्या क्या हटा दिया, रिमूव कर दूं, पर अभी रहने दो, कॉन्फिडेंस आएगा तुमको। मैं आपको कह रहा हूं आप यहां से यूनिट्स एंड डायमेंशंस, यूडी के साथ साथ आप पढ़िए एरर्स, और पढ़िए मोशन इन 1D।
1 डायमेंशन, एंड प्रोजेक्टाइल 2 डायमेंशन में है, उसको भी पढ़ लीजिए। प्रोजेक्टाइल में कुछ चीजें आपको डिफिकल्ट लगती हैं, छोड़ दीजिए। सम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आपको फील होती है, छोड़ दीजिए। अभी हम रैंकिंग की बात नहीं कर रहे हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड कि सर मुझे जेई मेंस का जब रिजल्ट आना है देन आई वांट टू बी इन फर्स्ट 1000, आई वांट टू बी इन फर्स्ट 5000, नहीं कह रहा हूं भाई, मैं नहीं आना है। इज दैट क्लियर? तो प्रोजेक्टाइल का कहीं से कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट आता है, छोड़ दीजिए। बट यूनिट्स एंड डायमेंशन पे आसान क्वेश्चन आना है, आना ही है एरर्स पे से। तो इन दोनों का जो क्वेश्चन आना है, ये दोनों बहुत आसान टॉपिक है, यहां से हम करके जाएंगे। एंड 1 क्वेश्चन इज श्योर। समझ आ गया? क्लियर? और आपके पास सारा प्लान बदल चुका है आपका, क्योंकि आपको क्वेश्चन कितने करने हैं जल्दी बताइए। 10 and 10, 20 and 15, 35 कितनी देर में? 3 आवर्स में। इज दैट क्लियर? तो जल्दबाजी में कोई गलती नहीं कर रहे थे आप। मुझे आके ही नहीं कहोगे सर टाइम प्रेशर था, सर थोड़ा सा जल्दी में, ऐसा कोई जल्दी नहीं करनी यार। आपको क्वेश्चन कितने करने हैं? 35। कितनी देर में? 180 मिनट है यार, 3 आवर्स। आराम से कीजिएगा, कोई गलती नहीं करनी है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन से एरर से एक क्वेश्चन आना ही आना है, आप कीजिए उसे आराम से। वेक्टर्स एंड मोशन इन 1D, मोशन रेट द ग्रेविटी का इजी क्वेश्चन मिलता है, यू डू दैट। आएगा, ये आना है एंड कर लीजिए। आपके मोस्ट प्रोबेबली इस पूरे पोर्शन से आपको 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ये जो पोर्शन है रेड कलर का, वो मैंने हटाया। ऊपर से आपके सामने से जो हेडिंग था वो मैकेनिक्स भी हटा दिया। अब हमारे पास नंबर 1 पोर्शन, जहां हम स्ट्रांग है ना, वो एक पोर्शन बन गया। यस, वी आर स्ट्रांग हियर। आपको एक पोर्शन दे रहा हूं, इंडिपेंडेंट पोर्शन है, बिल्कुल इंडिपेंडेंट, एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। और ये चैप्टर भी पूरा नहीं करने दूंगा आपको कि नहीं ये छोड़ के जाना। तो मैंने यहां आपसे कहा दैट इट विल बी द हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। हीट एंड बहुत इंडिपेंडेंट चैप्टर है। आपके कहीं के फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट खराब हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई लेना देना ही नहीं है इसमें। फर्स्ट लॉ पढ़िए, 0th लॉ पढ़िए, आपका काम हो रहा है। और यहां पर भी एक जो खराब क्वेश्चन बनते हैं ना, दैट विल बी फ्रॉम हीट कंडक्शन। इज दैट क्लियर? एंड थर्मल एक्सपांशन। तो यदि आपको लगता है कि मुझे थर्मल एक्सपांशन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्टर्ब करते ही हैं। आप कई बार मुझसे बात करेंगे कि सर हीट में जब भी फेज चेंज होता है, लेटेंट हीट जहां पे भी आ जाती है, वहां मैं फंस जाते हैं लोग, मुझे पता है फंस जाते हैं। 8-10 लाख बच्चों को पढ़ा दिया, छोड़ दीजिए। लेटेंट हीट आ गया, छोड़ दीजिए। थर्मल एक्सपांशन आ गया, छोड़ दीजिए। 2 अलग अलग मटेरियल की रॉड लगा दी, एंगल बना दिया, सब छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां थर्मोडायनेमिक्स में से आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है, दैट विल बी ऑन इंडिकेटर डायग्राम। बहुत आसान है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सारे क्वेश्चन कर लीजिए। और यहां से 2 चीजें कर जाइए, 1 इज हीट इंजन एंड 1 इज रेफ्रिजरेटर। 2 ही चीजें हैं उनमें आपके पास में, 1 इज एफिशिएंसी एंड कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये बहुत आसानी से आपका काम हो जाएगा। ये काम बनने का तरीका है आपका, और इतना आसान कि क्वेश्चन गलत नहीं होना। इज दैट क्लियर? बहुत आसान, केटीजी वगैरह सब इसी में आ गया। और दोनों जगह पे ये इफेक्टिवली इंप्रूव करेगा आपको, केमिस्ट्री में भी याद दिलाऊंगा आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट वहां से हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, यहां से 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे हमको, यहां से भी लगभग हमें 2 क्वेश्चंस मिल सकते हैं, वो हम करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इज दैट क्लियर? अब एक बहुत ही जैसे लोग कहते हैं अजीब सा चैप्टर बताते हैं उसे, बट वो है नहीं किसी भी हालत में, एंड दैट इज नोन टू बी एज स्टेट्स ऑफ मैटर। SOM लिख रहा हूं इसको। इंजीनियरिंग में तो हम इसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स कहते हैं, बट आप इसे स्टेट्स ऑफ मैटर कहिए। यहां आप सॉलिड्स पढ़ेंगे, यहां आप लिक्विड्स पढ़ेंगे, यहां फिर से आप गैसेस भी पढ़ेंगे। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन, कोई यंग्स मॉडुलस पे है या बल्क मॉडुलस पे है, नो नीड टू गो इनटू मच डेप्थ, नॉर्मल चीज़ों को पढ़ते हुए चलिए। यहां से आपको सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी के इजी क्वेश्चन मिलेंगे, स्टोक्स थ्योरम, बोवेन से। इज दैट क्लियर? इजी क्वेश्चन मिलेंगे, एंड आई एक्सपेक्ट कि आप 1 क्वेश्चन यहां से करते हुए निकल जाएंगे। हाउ मेनी? 5। पढ़ा कितना सा है? छोड़ा ही तो छोड़ा है अभी तक। हाँ बताइए कितने दिन में? अरे 2-2 दिन भी देंगे ना, सो यू कैन फिनिश इन 6 days।
अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स पढ़ते हुए, अलॉन्ग विथ केमिस्ट्री एंड मैथ्स। चलिए अब चलिए जहां पर मैं लेके आना चाहता हूं आपको, एंड दैट विल बी, मैं इसको ग्रीन कलर से लिख रहा हूं और स्किप करते हुए आ रहा हूं। सबसे पहले यू जस्ट डील विद मॉडर्न फिजिक्स। कुछ चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूं, सी इन ब्लू कलर्स, ब्लू में चेक कर लीजिए। फर्स्ट वन इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा नहीं लिख रहा हूं, देखते हुए चलिए। एस मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर, देन इट गोज आउट टू बी एस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ड्वेल नेचर, ये फर्स्ट पोर्शन है। वन क्वेश्चन, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत आसान, कहीं कोई इफेंट बट नहीं। फोटो इलेक्ट्रिक बहुत आसान, ओनली मीन्स मेरे ख्याल से तीन पेज का एक चैप्टर है, बहुत आसानी से कर सकते हैं, बहुत आसानी से। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? यहां मैं जानबूझ के कह रहा हूं, एक EMW आपके सामने लिख रहा हूं, पढ़िएगा इसको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आसान है, हो जाएगा आपका काम। So either you will get the question from atomic structure, or you will get the question from photoelectric effect, or you will get from dual nature, or you get from EMW, और इसी में इंक्लूड कर लीजिए बहुत ही छोटा सा एक चैप्टर है, दैट इज नोन टू बी एज रेडियो एक्टिविटी, उसे कह दीजिए, एटम्स न्यूक्लियाई उसे कह दीजिए। तो मैं यहाँ रेडियो एक्टिविटी के नाम से लिख रहा हूँ, और इसलिए लिख रहा हूँ कि रेडियो एक्टिविटी आपने पढ़ लिया, बिकॉज मैं चारों सब्जेक्ट से डील करता हूँ, बहुत सालों से उन लोगों को पढ़ा रहा हूं जो अब पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। मुझे पता है कि केमिकल काइनेटिक्स का फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स प्रिपेयर हो जाएगा यहां से, बिकॉज रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन है ही फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ पे क्वेश्चन आता है यार, सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एग्रीड? तो मुश्किल से आपको मेरे ख्याल से 2 दिन इन सब को करने में लगेंगे, एंटायरली फॉर्मूला बेस्ड, और ये आपको दोनों जगह पर हेल्प करेगा। रेडियो एक्टिविटी आपके पास है, यहां न्यूक्लियर फिजिक्स है और केमिस्ट्री में न्यूक्लियर केमिस्ट्री है। आ गई मेरी बात समझ में? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के नाम से आप केमिकल काइनेटिक्स का सबसे बड़ा पोर्शन निपटा देंगे। वहां आपके पास में, यहां डीके कांस्टेंट कहलाता है, वहां आपका रेट कांस्टेंट है, बहुत आसानी से होगा। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अरे आंखों में चमक बहुत बढ़ गई है सबके। तो यहां से इन सब चीजों से और बता रहा हूं आपके पास में, सेमीकंडक्टर्स को तैयार कर लीजिए। प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन छोड़ सकते हैं, अभी बाद में देखेंगे उसको, बाद में देखेंगे, मैं बता दूंगा आपको। सेमीकंडक्टर्स पे डायोड, ट्रांजिस्टर एंड लॉजिक गेट्स, तो एटलीस्ट आपके कुछ भी कर लीजिए, आपको यहां से नाना करके भी यू विल बी एबल टू गेट 2 to 3 क्वेश्चंस। मैं ब्लू कलर से लिखता हुआ आ रहा हूं, तो 2 to 3 क्वेश्चंस यहां से कर आने हैं। 3 and 4 and 2 6, 3 4 6 8, एंड हार्डली ये सारा काम करने में मुझे नहीं लगता कि किसी भी हालत में 10 दिन से ज्यादा लगते हैं, हार्डली 10 days, एंड वी आर हियर, हम है ना यार। क्रेडी जी आपके साथ खड़ा है ना, यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप तो सिर्फ इनबॉक्स में लिख दीजिए कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, इनबॉक्स में लिख दीजिए, रात को 2-2 बजे तक जवाब देते हैं हम आपके। इनबॉक्स में लिख दीजिए कि सर आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन एटॉमिक स्ट्रक्चर, आई एम फेसिंग दिस प्रॉब्लम इन थर्मोडायनेमिक्स, यहाँ मुझसे स्पेसिफिक हीट नहीं निकल रहा है सर, मुझे पता नहीं लग रहा है कि ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती क्या। अरे बहुत आसान सी चीज़ है, अब कुछ नहीं करना उनमें, कहीं इधर उधर का, कहीं कोई कॉम्पोजिट कॉन्सेप्ट नहीं, सीधा चलता हुआ कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास 3 4 to 6 and to 8, अब सिर्फ 2 क्वेश्चन रह गए आपके पास, और अभी तो मेरे पास सब कुछ बचा हुआ है। तो बहुत सारे 3 बड़ी यूनिट्स बता रहा हूं आपके पास में, और 5 नंबर पे लिख रहा हूं उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नंबर 1, कैपेसिटर्स इंक्लूड करते हुए, कैपेसिटर्स इंक्लूड करते, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, सी का मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी, सबको एक ही जगह पे डाल दिया मैंने, सबको एक ही जगह पे। आपको लगता है
ऐसी आपको समझ नहीं आता, फिलहाल 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 छोड़ दीजिए, क्रॉस लगा दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां से आपको जब भी लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको फीलिंग आती कि गॉस लॉ पे कहीं कोई डिफिकल्ट कैटेगरी का क्वेश्चन है, लीव इट। कूलम्स लॉ पे बहुत सारे चार्जेस हैं, इधर से उधर कोई इंटीग्रेशन आ रहा है, इवन आफ्टर दैट यू कैन लीव इट। अरे यार, एक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता है, टॉर्क पूछ लेता है, वो क्वेश्चन स्टूडेंट करके नहीं आते, बातें बनाते रहते हैं दिन भर। इरोडोव में ये लिखा हुआ है, एच.सी. वर्मा में ये लिखा हुआ है, जुबो में ये लिखा है, क्रोटोव में ये लिखा है, दिन भर बातें बनाएंगे, बट उनको टॉर्क का फॉर्मूला पी क्रॉस ही पता नहीं रहता। वर्क डन नहीं निकाल पाते चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी से। आसान आसान से फॉर्मूले हैं भैया, उनको पढ़ लीजिए। अरे पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सिर्फ 2 लॉ हैं, ओनली 2 लॉज, वन इज कूलम्स लॉ एंड वन इज गॉस लॉ। आपको कोई थर्ड लॉ मिल जाए ना तो मुझे बता देना, ओनली 2 लॉज। इज दैट क्लियर? पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज को वर्क डन की तरह लेना सीखिए। 3-4 कंसेप्ट हैं, उसी में घूमते रहेंगे तो एक क्वेश्चन आपको आराम से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे मिल जाएगा। ठीक है, कैपेसिटर्स पे बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, जहां आपको एक बार फील होता है चार्जिंग डिस्चार्जिंग को ढंग से पढ़ लीजिए, वरना तो कैपेसिटर्स के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पे ही क्वेश्चन आता है, डाइलेक्ट्रिक को पुट करके विड्रॉ करने पे क्वेश्चन आता है, कब आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा कब डिक्रीज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके पास में, जिन्हें आप बहुत आसानी से करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। करंट सबसे आसान किरचॉफ्स लॉ, बहुत आसान चीज है आपके पास में। ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज, उसके बाद उसके एप्लीकेशन पोटेंशियोमीटर, इज दैट क्लियर? सेल्स, देयर सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल निकालने पे क्वेश्चन आ जाता है एक आसान सा। बड़ी बड़ी बातें करने वाले बच्चों से पूछ लो ना, दैट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी फैक्टर्स, दे आर नॉट एबल टू आंसर। जबकि एनालिस्ट करके एक बार बैठ जाओ तो मुश्किल से 2 या 3 मिनट में याद हो जाते हैं, ना हो जाते हैं, बिल्कुल सही कह रहे। तो आपको एक क्वेश्चन कहाँ से मिल जाएगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी से। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में सीधा सीधा चलो। आपको लगता है कि आपको अर्थ मैग्नेटिज्म नहीं आता, आपको लगता है कि सर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप पे मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं कह रहा हूं खुली छूट दे रहा हूं, फॉरगेट अबाउट देम, सबको गोली मार दीजिए, सबको। आपको लगता है कि सर मुझे मटेरियल्स नहीं आते, मुझे पता नहीं है, जबकि आपको मालूम है क्या डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो आपके कहाँ काम आते हैं, आपके सॉलिड स्टेट में भी काम आएंगे, और आपको वहाँ भी काम आते हैं जहाँ आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, वहाँ पे भी तो पता करते हैं ना कि आपके मॉलिक्यूलर बिहेवियर पैरामैग्नेटिक होगा कि किस तरह का होगा, पढ़ते तो हैं वहाँ देखते तो हैं कि आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है या अनपेयर्ड है। तो बहुत छोटी सी चीज़ें पढ़ लीजिए एक बार, नहीं आता है तो फिर क्रेडिट जी पे आप मैसेज कर दीजिए, यूट्यूब चैनल पे जाके इनबॉक्स में लिख दीजिए, हम कर देंगे विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? तो एक क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से बायट-सावर्ट लॉ पे आएगा, वो कर दीजिए बहुत आसानी से। बायट-सावर्ट लॉ पे कोई भी क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, सोलेनॉइड पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, टॉरॉइड पे कोई क्वेश्चन आ सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्वेश्चन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में लेंज लॉ और फैराडेज लॉ पे मिक्स्ड एक क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है। इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ लेता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के साथ पोलरिटी पूछ लेता है, या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन पूछ लेता है। तो यहाँ से भी आपका इन दोनों से मिला के एक क्वेश्चन कर लीजिए। 1 2 3 4 क्वेश्चंस यहाँ से बहुत आसान है, और ये वो चीज़ें हैं जो हर जगह पे मिल जाएंगी आपको। यहाँ कोई बड़ा डिफ़िकल्टी का लेवल नहीं है। डिफ़िकल्टी का लेवल रोटेशनल मोशन में था, डिफ़िकल्टी का लेवल फ्रिक्शन में था, डिफ़िकल्टी का लेवल इंक्लाइन प्लेन पे था, ठीक है ना, समझ आ गया आपको, वो थे, मैंने सब छुड़वा दिए। सो 4 and 3 7 and 8 and 2 10 and 2 12, मतलब सिर्फ आपने इस समय मेरे ख्याल से 40% ऑफ द फिजिक्स पढ़ा है, 60% छोड़ा है, या 50-50 कर लीजिए यार। तो मैंने 50% आपका क्या कर दिया, काम खत्म कर दिया। तो यदि आपने ये डिसाइड कर लिया, आप अब कंक्लूड करेंगे, है ना, क्योंकि मुझे ये 1 by 1 करके लेना है बेटा, तो हम अब कंक्लूड करेंगे। बट आज से पहले जो इस रेंज के बच्चे हैं, क्योंकि आपके ओवरऑल मार्क्स कितने आ रहे हैं, 40, सब कुछ दांव पे लगाने के बाद में 40 मार्क्स आ रहे हैं दिन भर पढ़ने के बाद में। अरे यार, यदि तूने ये सिर्फ 10 क्वेश्चन का टारगेट लिया तो अकेला फिजिक्स कितने देगा, 40, और यदि केमिस्ट्री में भी तू 40 ले आया,
80 मार्क्स पे मैं लिख के दे सकता हूं मेरे बच्चों, दैट यू विल बी एलिजिबल फॉर जेईई एडवांस। और कमाल की बात बता के जा रहा हूं आपको, जिस पे आप बहुत देर तक सोचते रहोगे। यहां इन केस ऑफ जेईई मेंस इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं होता है। तो यदि आपके किसी भी आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स किसी में 0 है या किसी में नेगेटिव मार्क है ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैंने तो ऐसे ऐसे बच्चे देखे, सर मुझे नहीं आता केमिस्ट्री समझ में, मैं नहीं रट पाता, मैंने पूरा इनऑर्गेनिक छोड़ दिया, मैंने पूरा ऑर्गेनिक छोड़ दिया, फिजिकल तैयार करके जा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन करके आया केमिस्ट्री में। हाउ मेनी? ओनली 5। लेकिन फिजिक्स और बहुत स्ट्रांग है, फिजिक्स और मैथ्स बहुत स्ट्रांग है। पहले 30 क्वेश्चन थे, 20 और 20 क्वेश्चन फिजिक्स और मैथ्स में किए, 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री में किए, कमाल हो गया। 40 और 5 45, 45 इंटू 4 200। शानदार एनआईटी में बैठा हुआ है बच्चा, शानदार ब्रांच के साथ में। तो स्ट्रैटेजी समझनी पड़ेगी। हाँ, ये बहुत अच्छा है। जब आप ये कहते ना सर मजा आ गया, तो मुझे बहुत मजा आता है यार। अब टारगेट डिसाइड हो गया ना आपका और मेरा, लेकिन ये टारगेट कितने पे? 10 करेक्ट। इनकरेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? होगा भी नहीं। क्यों नहीं होगा? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे सर, टाइम ही टाइम है। आराम से देखो ना, इधर उधर देखते हो, इधर देख के इधर देख। क्यों? क्योंकि आपको कुल मिला के क्वेश्चन कितने करना है? सिर्फ और सिर्फ 35। किसकी जगह? इंस्टेड ऑफ 75। तो आपके पास में टाइम मैनेजमेंट बहुत आसानी से हो जाएगा। यू विल नॉट कमिट द मिस्टेक्स एंड हम आगे बढ़ जाएंगे। तो आज से सबसे पहली चीज़, जब भी आपको कोई ये कहे कि आपके मार्क्स कम हैं, पहली चीज़ तो ऐसे लोगों से मिलना बंद कर दें यार। ये एक्चुअली बहुत नेगेटिव लोग होते हैं, इनको कुछ पता तो नहीं होता, ज़बरदस्ती में इधर उधर की बातें करते हैं। तो फॉरगेट अबाउट देम, थोड़ा सा आइसोलेट कर लें, रुक जाएं, अपने बारे में सोच लें। फिर मैं आपके लिए दूसरा वीडियो लेके आ रहा हूँ इसी का, जिसमें हम केमिस्ट्री और मैथ्स पे बात करेंगे और बाकी स्ट्रेटेजीज पे बात करेंगे। पर आपसे मिलके मज़ा आ जाता है। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू, गुड बाय।